गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप, निरंकुशतावाद, सर्वसत्तावाद पर अपना चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अपन ने लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों, उसके गुण, उसके दोष और चूँकि लोकतंत्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, अधिकांश देशों ने चाहे उसका लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप हो आज अपना रखा है। इसको और अधिक सफल, इसको और अधिक विकसित कैसे किया जाए, इसके आवश्यक तत्व और परिस्थितियों का आज अपन ने उल्लेख किया था। आज का अपना विषय है अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप पर अपन आज चर्चा करेंगे। अधिनायक तंत्र यह एक व्यक्ति का शासन है जिसने अपना पद आनुवंशिकता से नहीं बल्कि बलपूर्वक अथवा सहमति अथवा असहमति दोनों के सहयोग से प्राप्त किया है। उसके पास असीम प्रभुसत्ता होती है, अर्थात राजनीतिक शक्ति अंततः उसी की इच्छा से निर्गमित होती है और उसका क्षेत्र असीमित होता है। इसका प्रयोग मनचाहे ढंग से कानून की अपेक्षा आदेश द्वारा किया जाता है। अधिनायक की सत्ता न तो अवधि द्वारा सीमित होती है तथा न ये किसी अन्य सत्ता के अधीन होती है, क्योंकि इस प्रकार का प्रतिबंध उसके निरंकुश शासन से असंगत होगा। ये परिभाषा एल्फ्रेड कोबा के शब्दों में है। अर्थात अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समस्त शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित होती है। उस व्यक्ति ने बलपूर्वक इस सत्ता को प्राप्त किया है, उसकी शक्ति असीमित है और मनचाहे तरीके से वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है। इससे पूर्व अपन ने जब लोकतंत्र पर चर्चा करी थी तो लोकतंत्र शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है। विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से अपन ने ये स्पष्ट किया। अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप, निरंकुश तंत्र, सर्वसत्तावाद, ये सारी की सारी शासन की जो शक्ति है वह एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने की बात करता है। अब अधिनायक तंत्र का जो हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा से निकलता है, उसका मूल रूप से वही अर्थ नहीं रह गया है जो रोमन साम्राज्य में संकटकालीन परिस्थितियों में न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियों के साथ जिन अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता था उन्हें अधिनायक कहा जाता था। इस प्रकार मूल रूप में अधिनायक शब्द का अर्थ है आदेश देने वाला। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब रोमन साम्राज्य में, जब प्राचीन काल में संकटकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती थी राज्यों में, देश में, तो इन संकटकालीन परिस्थितियों में न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारी विशेष को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती थी। इस अधिकारी को मजिस्ट्रेट कहा जाता था, उसे अधिनायक कहा जाता था। और अधिनायक का जो शाब्दिक अर्थ है वो आदेश देने वाला, ऑर्डर देने वाला। जैसे ही संकटकालीन परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती थी, सामान्यकालीन परिस्थितियाँ शुरू हो जाती थी, संकट खत्म हो जाता था, तो इन अधिकारियों से शासन करने का अधिकार, वो शक्तियाँ ले ली जाती थी। तो प्राचीन काल में अधिनायक का दूसरा अर्थ है, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में हम समझा सकते हैं, सिसिली के शासक ने भी, गैरिबाल्डी ने स्वयं 1860 में इस प्रकार के अधिनायक घोषित किया था और उनके अधिनायक बनने का उद्देश्य देश का कल्याण करना था। मार्क्स जिस सर्वहारा वर्ग की अधिनायक का प्रतिपादन करता है उसके अनुसार लोकहित के संदर्भ में किया गया। लेकिन यदि हम इस अधिनायक शब्द का कालांतर में शब्द अर्थ देखें तो वो बिल्कुल बदल गया है। और क्या अर्थ हो गया है? राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। जो हमारे राज्य का अध्यक्ष है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, वो गैर कानूनी तरीके से शक्ति को प्राप्त करता है तो वो क्या है? अधिनायक है, डिक्टेटर है, तानाशाह है। अपने अधिकारों का वो दुरुपयोग करता है, अपनी शक्ति का वो दुरुपयोग करता है। तो प्राचीन काल में अधिनायक क्या है?
अधिनायक तंत्र क्या है? अधिनायक किसे कहा जाता था? जिसे विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए, न्याय और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई विशेष अधिकार प्रदान किए जाते थे, उसको मजिस्ट्रेट कहा जाता था। लेकिन कालांतर में इस अधिनायक ने अपना रूप बदल दिया, और क्या हो गया रूप? कि गैर कानूनी तरीके से शक्ति प्राप्त करना और एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति का केंद्रित होना, ये अधिनायक है। अब जहाँ तक इसकी विशेषताओं का प्रश्न है, ये अतिशासन की बात करता है, सर्वाधिकारवाद की बात करता है, सत्ता के केंद्रीकरण की बात करता है, अर्थात अधिनायक तंत्र उदारवादी संविधानवाद का विरोधी है। इसका अस्तित्व लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों की आलोचना पर निर्भर करता है। ये किसकी आलोचना करता है? किसको नहीं मानता है? संविधानवाद को नहीं मानता। किसको नहीं मानता? लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नहीं मानता। न्यूमैन ने अधिनायक तंत्र के 5 लक्षण बताने की बात की है। नंबर 1, यह एक पुलिस राज्य होता है। यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल है और सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण है। जनता पर का जो जीवन है उस पर पूर्ण कंट्रोल किसका है? उस अधिनायक का। और यह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। 5 लक्षण कौन कौन से? किसका रूप है ये? पुलिस राज्य। डंडे की चोट पर, डंडे के दम पर व्यवस्था को बनाए रखने की बात करता है। 2 प्रकार के राज्य होते हैं, पुलिस राज्य, एक वेलफेयर स्टेट। तो अधिनायक तंत्र है वो पुलिस राज्य की बात करता है। यहाँ पर समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित होती हैं, एक जगह पर केंद्रित होती है। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल है और व्यक्तियों के जीवन पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। और नागरिकों में क्या होता है? डर उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। ये 5 लक्षण न्यूमैन ने बताए हैं अधिनायक। डॉक्टर CB गैना के अनुसार नेता का अस्तित्व सर्वोच्च और सर्वव्यापक होता है। उस नेता का जिसने बलपूर्वक शक्ति को हथियाया है, जिसने बलपूर्वक असहमति से शक्ति को प्राप्त किया है, उसका अस्तित्व सर्वोच्च है और सर्वव्यापक है। और शासक की कथनी और करनी में भेद है। जो शासक है, जिसके हाथ में राजनीतिक सत्ता है, वह कहता कुछ है, करता कुछ है। नेता श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है और नेता अधिक महत्वाकांक्षी दिखाई देता है। और ये सैनिकवाद की बात है, मिलिट्री रूल और लोकतंत्र का विरोधी है। ये कुछ विशेषताएं CB गैना ने बताई किसकी? अधिनायक तंत्र के डिक्टेटरशिप की। और विशेषताओं में यदि हम देखें तो ये व्यक्ति पूजा में की बात करता, नेता दल है और दल ही नेता है। दल और शासन में कोई अंतर नहीं होता। अधिनायक तंत्र साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, अपने राज्य का अधिक से अधिक विस्तार की बात करता है। हमेशा यहाँ पर हिंसा देखी जाती है, षड्यंत्र देखे जाते हैं, उग्र राष्ट्रीयता की भावना देखी जाती है, व्यक्तियों को साधन और राज्य को साध्य माना जाता है, केंद्रीकरण में विश्वास की बात की जाती है और सर्वाधिकारवाद देखा जाता है। तो इस प्रकार से अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विरोधी है। यहाँ पर व्यक्ति पूजा की जाती है, दल और शासक में कोई अंतर नहीं होता है, केंद्रीकरण में विश्वास किया जाता है और किसी प्रकार की हिंसा को और षड्यंत्र को काम में लिया जा सकता है। और साम्राज्यवाद, तो अधिनायक तंत्र क्या हुआ? प्राचीन काल का अधिनायक तंत्र क्या हुआ? विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए विशिष्ट अधिकार व्यक्ति विशेष को, अधिकारी को दिए जाते थे, वो मजिस्ट्रेट था। इसको मजिस्ट्रेट को अधिनायक कहा जाता है कि ये संकट का सामना करेगा, व्यवस्था को बनाए रखेगा, न्याय को बनाए रखेगा। जब परिस्थितियाँ खत्म हुई तो उसके विशेष अधिकार भी खत्म हो जाते थे। लेकिन कालांतर में इस अधिनायक का रूप बदल गया है कि राज्य का अध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी तरीके से शक्तियों को हथिया लिया गया, प्राप्त कर लिया गया है, तो वो अधिनायक है। और अधिनायक सर्वाधिकारवाद है, अधिनायक अतिविश्वास है, अधिनायकवाद लोकतंत्र का विरोधी है, अधिनायकवाद अतिशासन की बात कर रहा है, सैनिकवाद की बात कर रहा है,
व्यक्ति को साधन के रूप में काम में लेने की बात कर रहा है, साम्राज्यवाद विश्वास की बात कर रहा है, और सारी की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति विशेष में एक स्थान पर केंद्रित होने की बात कर रहा है, और यह लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है। अब जहाँ तक इसके प्रकार का प्रश्न है, विभिन्न कालों में अधिनायक तंत्र का प्रचलन बना रहा। यदि हम प्राचीन काल को देखें तो ये लोकतंत्र नहीं था, बल्कि राजाओं का शासन था। राजाओं के बाद अधिनायकों का शासन हुआ, लेकिन इसके स्वरूप में हमेशा भिन्नता रही है। कभी इसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा जाता था, लेकिन आधुनिक युग में इस शासन व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना रखा है। हम इसके दो रूप देखेंगे, प्राचीन अधिनायक तंत्र और आधुनिक अधिनायक तंत्र। प्राचीन अधिनायक तंत्र का हमने रोमन साम्राज्य की बात देखी, गैरिबाल्डी का उदाहरण दिया कि इस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे। कालांतर में, जिसको हमने आधुनिक अधिनायकवाद का नाम दिया, इसके दो रूप है, एक सर्वाधिकारवादी और एक स्वेच्छाचारी। जहाँ तक प्राचीन अधिनायक तंत्र की बात है, प्राचीन काल में अधिनायकों की नियुक्ति विशेष संकटों के समय या क्रांति या गृह युद्ध जैसी अशांति की स्थिति के समय सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए और लोक कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की जाती थी। जैसे रोम में कानून और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, उन्हें असीमित अधिकार दिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो अधिनायक पर पूरी तरह से कानूनी नियंत्रण है। अधिनायक की नियुक्ति पूरी तरह से वैध है। अधिनायक का लक्ष्य लोक कल्याण है। अधिनायक उत्तरदायी है। अधिनायक की शक्तियों का इसको सोर्स है। जैसे पुर्तगाल में, पोलैंड में, हंगरी में, सिसिली में इसी प्रकार के अधिनायक की बात हम देख सकते हैं। उस पर कानूनी नियंत्रण है। उसकी नियुक्ति वैध तरीके से हुई है, वैध कारण से हुई है। उसका लक्ष्य जनता का हित पूरा करना है और वह उत्तरदायी है जनता के लिए। और उसकी शक्तियों का सोर्स भी क्या है कि उसको दी गई है शक्तियाँ समय संकटकालीन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए। तो ये अधिनायक का प्राचीन स्वरूप हुआ। अब जहाँ तक अप्राचीन अधिनायक तंत्र या आधुनिक अधिनायक तंत्र की बात है, आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र की अवधारणा बिल्कुल बदल गई। यह अधिनायक आकस्मिक रूप में क्रांति के फलस्वरूप शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उसकी स्थिति का आधार शक्ति और बल होता है। क्रांति हुई और उस अधिनायक ने शक्ति हासिल कर ली। वे किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। लोकतंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती तथा वह स्वयं राज्य का मूर्त स्वरूप होता है। यानी अधिनायक तंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, लोकतंत्र के विपरीत, तथा वह स्वयं को राज्य का मूर्त रूप समझता है। अब आधुनिक अधिनायक तंत्र का जो पहला रूप है, जिसको हमने सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र का, वह 20वीं शताब्दी की देन है। आधुनिक औद्योगिकी तथा संचार की प्रगति होने के कारण सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र प्रचलन में आया। इसमें एक दल जो एक विचारधारा से प्रेरित है, सत्ता पर एकाधिकार रखता है। दल एक, विचारधारा एक और शासन की शक्ति एक स्थान पर केंद्रित करण। और दल का सर्वोच्च नेता दल के समर्थन के द्वारा एक तरह से अधिनायक की भांति शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण दें हम सर्वाधिकारवादी शासक के, उसमें अपन उदाहरण रूस में स्टालिन, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, जिन्होंने क्रांतियों के बाद शक्ति को प्राप्त किया है। दल एक, नेता एक प्रकार की विचारधारा। कौन सा उदाहरण दिया? रूस की बात करें स्टालिन, जर्मनी में देखें हिटलर और इटली में देखें मुसोलिनी। और इस सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र की जो विशेषता हैं, एक ही दल राजनीतिक दल होता है, एक ही प्रकार जो विधिक रूप से प्रभावी होता है। एक ही राजनीतिक दल होता है यहाँ पर जो विधिक रूप से प्रभावी होता है।
जन स्वीकृति और जन सहभागिता में शासन रहता है। न्यायपालिका और जन संपर्क के साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के समस्त तथ्यों में सरकार राजनीतिक रूप से संबंधित होती है। ये कुछ विशेषताएं किसकी हैं? सर्वाधिकारवादी की। एक ही राजनीतिक दल जो विधिक रूप से प्रभावी होता है, जन स्वीकृति और जन सहभागिता में शासन की बिल्कुल वैध स्थिति है। न्यायपालिका और जनसंपर्क के साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के समस्त तथ्यों में सरकार राजनीतिक रूप से पूरी तरह संबंधित होती है। उदाहरण देखा हमने रूस का, जर्मनी का, इटली का, स्टालिन, हिटलर और मुसोलिनी। ये आधुनिक समय का सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र है। इसका दूसरा रूप स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। यह स्वरूप तीसरी दुनिया के कुछ देशों में देखने को मिलता है। यह अस्थायी शासन है जो औद्योगिकी और आर्थिक विकास के अभाव में पनपा। राजनीति पर एक गुट का एकाधिकार नियंत्रण, सैनिक विद्रोह करके सैन्य शासन की स्थापना, मुक्त राजनीतिक प्रतियोगिता पर नियंत्रण, मार्क्सवादी और फांसीवादी जैसे विचारधाराओं पर नियंत्रण। इसका हम उदाहरण दें स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र का, तो जितने भी अफ्रीका के देश हैं, युगांडा, लीबिया, नाइजीरिया में स्थापित रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो आज यदि हम इस अधिनायक का रूप देखें जो बिल्कुल बदला हुआ है, यदि कोई अधिकारी, यदि कोई शासन अध्यक्ष गैर कानूनी तरीके से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है तो वह अधिनायक डिक्टेटर है। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो ये कहा जाता है कि वह निरंकुश बनने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से अधिनायक तंत्र, स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र, सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र और प्राचीन काल का अधिनायक तंत्र अपन ने पढ़ा। धन्यवाद।